हेलो एवरीवन, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैटपैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों को पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ उसका फैक्चुअल एनालिसिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा डे है? तो आज है 4 मई 2024। दैट मीन्स कि आज कौन सा डे है? तो याद रखना, आज हमारा डे है इंटरनेशनल डे फॉर द कोल माइनर्स। कोल माइनर्स क्या होते हैं? याद रखना, वो लोग जो कोल माइनिंग जो होती है, खाने होती हैं कोयले की, उसके अंदर जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक डे स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, कौन सा? 4 मई। और हम उसमें ये बताने की कोशिश करते हैं, इसका एम ये होता है कि जो कोल माइनिंग है ना, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कह सकता हूं टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। और अगर इसमें लोग काम कर रहे हैं तो उनकी कंडीशंस को कौन सबके सामने रखेगा, उनकी कंडीशन को कैसे सुधारा जा सकता है, तो उन सब के बारे में कौन डिस्कस करता है? तो उन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कौन सा डे हो गया? 4 मई। तो आई थिंक याद रह जाएगा आज कौन सा है? इंटरनेशनल कोल माइनर्स डे। ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला न्यूज आती है, फर्स्ट न्यूज, दैट इज, आपने ये आर्टिकल देखा होगा, आपने शायद जो आपके पास रैंडम जो मोबाइल एप्लीकेशंस होंगी उनके ऊपर भी एप्लीकेशन पे वीडियो न्यूज वगैरह आ जाती हैं। जैसे NASA gets mysterious signal from the deep space 140 million miles away। अब समझना कि नासा को क्या सच में 140 माइल्स अवे से कोई मिस्टीरियस सिग्नल मिला है क्या? इसकी हेडलाइन ऐसे बनाई जाती है कि आप उसको तुरंत खोलकर देख लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे काम की चीजें भी हैं इसमें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें हैं इसके अंदर। देखो हुआ क्या कि कुछ टाइम पहले नासा ने एक एस्टेरॉइड ढूंढा था, जिस एस्टेरॉइड का नाम रखा साइके 16। और इस साइके 16 का नाम साइके इसलिए रखा गया था क्योंकि वहां पर एक एंशिएंट ग्रीक गॉडेस है जिनका नाम है, जिनको आत्मा का भगवान कहते हैं ना, गॉडेस ऑफ द, या आत्मा की देवी। जैसे यहाँ पर होता है ना, शिक्षा की देवी, लक्ष्मी की देवी, धन की देवी, ऐसे ही है ना। तो सेम ऐसे गॉडेस ऑफ द सोल यानी कि सोल, सॉरी किसको कहा गया? तो साइके, इसी के नाम पर क्या रखा गया? साइके 16। और साइके 16 के ऊपर एक मिशन भेजा गया जिसका नाम क्या था? मिशन साइके। ठीक है, और ये जो मिशन साइके है, इसके अंडर जो इसके ऊपर कहां पर भेजा गया? तो याद रखना, एक डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया उसके अंदर। देखो, हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने एक बात पढ़ी थी कि मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं और थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं तो ये क्या होता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसके जस्ट ऊपर क्या होता है? इन स्पेस। क्या होता है? इन स्पेस। फिर आ जाता है स्पेस, और अगर इससे बाहर चला जाऊं तो वो होता है डीप स्पेस। ठीक है, और डीप स्पेस की डेफिनेशन क्या है? तो देखो, अगर 0 से 160 या 160 किलोमीटर तक है तो उसे इन स्पेस कहेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि 160 से लेकर लगभग 20,000 किलोमीटर तक है तो उसे हम कहेंगे स्पेस। और अगर मैं बात करता हूं डीप स्पेस की तो 36,000 या यहां पर क्या होगा? 0 टू या 160 टू 2000 क्या कहेंगे हम उसको? इन स्पेस। फिर आ जाएगा 2000 टू 36,000 क्या कहेंगे? स्पेस। और अगर 36,000 से ऊपर होगा किलोमीटर से तो हम उसे कहेंगे डीप स्पेस। जैसे कि चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 3 कैसे मिशन थे? दीज वर द डीप स्पेस मिशन, जिसमें हम डीप स्पेस में पहुंचते हैं। तो अबव 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हम उसे क्या कहेंगे? डीप स्पेस। तो ये कहां से आया? डीप स्पेस से। कितना दूर है? 140 मिलियन माइल्स अवे। ठीक है, तो याद रखना कौन सा एस्टेरॉइड है? तो कौन सा एस्टेरॉइड है हमारे पास? साइके 16। ठीक है, और ये जो पिक्चर वगैरह हम देखते हैं, पिक्चर कौन कलेक्ट करता है? तो याद रखना हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप ने क्या किया था? इन सब की पिक्चर्स को हमारे सामने रखा था। ठीक है, और हब्बल टेलीस्कोप 1990 में इंप्लीमेंट हुआ था। अब आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि एट प्रेजेंट कौन सा टेलीस्कोप काम कर रहा है। तो आपने अगर क्लास में पढ़ा होगा इसरो DRDO की क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अब नासा का कौन सा टेलीस्कोप है जो अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो ये काम कर रहा है। हमने कल परसों भी पढ़ा था इसको न्यूज के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझना,
कि एस्टेरॉइड होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए ना। ये तो बात ठीक है कि साइके स्पेस मिशन गया था, नासा ने भेजा था, नासा 1958 में बना होता है, ठीक है। उसके बाद ये डीप स्पेस का मिशन था, ठीक है, वहां से हमें कुछ सिग्नल्स मिले, उन सिग्नल को पकड़ने के लिए कौन सा हमने पैरामीटर लगा रखा है, कौन सा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो DSO से डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक गॉडेस के नाम पे, ये तो पढ़ लिया हमने जो न्यूज में था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं, कहां पाए जाते हैं, साइके 16 कहां पर है, तो समझना। देखो ये आपका क्या है, सन, ठीक है। इस सन के बाद सबसे पहले क्या आता है, मरकरी, ठीक है, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ। याद रखना इन दोनों को क्या कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं। ये एक दूसरे की क्या कहलाती है, जुड़वा बहनें, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम सेम है, ठीक है। उसके बाद अर्थ, अर्थ के बाद कौन आता है आपका, मार्स, मार्स के बाद कौन आता है आपका, तो आपका जुपिटर, जुपिटर के बाद कौन आता है, सैटर्न, सैटर्न के बाद कौन आता है, यूरेनस, और यूरेनस के बाद नेपच्यून। याद रखना पहले प्लूटो भी हमारे 9 ग्रहों में से एक होता था, यानी कि 9 प्लैनेट्स में से, अब वो हट गया तो 8 बचे हैं। और प्लूटो को 2006 के अंदर क्या कर दिया गया था, ड्वार्फ प्लैनेट अनाउंस कर दिया था, और उसको क्या कर दिया था, वहां से निकाल दिया गया था, ठीक है। अब समझना प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट वो होता है जो आपके सन के या किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करे, वो प्लैनेट। और जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हमारी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, मून, चांद, ठीक है। अब मैंने कहा एस्टेरॉइड क्या होते हैं, तो एस्टेरॉइड बेसिकली कहां पाए जाते हैं, समझना। जो हमारा मून या सॉरी जो हमारा मार्स और जो हमारा जुपिटर है उनके बीच में क्या मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे समझा देता हूं। जैसे मान लो ये आपका मार्स है और ये आपका क्या है, जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, याद रखना। इसकी जो सैटेलाइट है गैनीमेड है, जो इसकी भी सबसे बड़ी है, और सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। अब समझना कि जो मार्स है, इस मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एस्टेरॉइड बेल्ट। और ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, ऐसा कहा जाता है कि या तो ये मार्स से टूटकर बनी है, या जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जब बिग बैंग हुआ था, यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी, तब बना था। अब सोचो कि ये यहां पर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर कौन है, आपकी अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है, मैंने कहा मून। तो थोड़ा सा इमेजिन करना कि जब ये एस्टेरॉइड बेल्ट, ये मार्स इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जुपिटर अपनी तरफ, तो होता क्या है कि जब जुपिटर दूर चला जाएगा, क्योंकि सबका रिवॉल्विंग टाइम अलग होता है और रोटेशन टाइम अलग होता है, हमने पढ़ा हुआ है क्लासरूम में। अब मैंने कहा कि जब ये अलग अलग चलते होंगे तो यहां पर ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, कभी ऐसा होता होगा कि जुपिटर दूर चला गया तो ये इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो सीधा टकरा जाएगा मार्स पर। या मैं ये कह सकता हूं मार्स का साइज छोटा होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसके टुकड़े निकलते जा रहे हैं। दो थ्योरी है, ध्यान रखना। एक कहते हैं बिग बैंग के समय बना तब का है, एक कहते हैं कि इससे बना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मान लो ये भी कहीं चला गया घूमने, ये भी चला गया कहीं, मतलब रिवॉल्व कर रहा है, और तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट किधर जाएगा, अर्थ की तरफ भागेंगे। तो अर्थ की तरफ जब ये एस्टेरॉइड मूव करेगा तो हम उसे क्या कह देते हैं कि क्या आ रहा है हमारी तरफ, एस्टेरॉइड। और जब ये हमारी तरफ चलना स्टार्ट कर देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मीटियोराइट। और जब ये यहाँ पर पहुंच जाता है तो उसे मीटियोर कह देते हैं। उल्का पिंड जिसको नाम दिया जाता है हिंदी के अंदर। तुम जिसको टूटता हुआ तारा कहते हो, फिर तुम कुछ भी मांग लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। याद रखना, स्टार्स नेवर डाई, कभी भी स्टार जो तारे होते हैं मरते नहीं है। तारे क्या होती है उनकी जो, या कह सकता हूं कभी भी टूटते नहीं है ना, मरते तो हैं लेकिन टूटते नहीं है। उनकी जो डेथ होती है, जब स्टार की डेथ होती है तो ब्लैक होल बन जाता है। एक दिन सन भी बन जाएगा, सन इज ए स्टार, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये इधर आ रहे थे, मार्स थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ये सीधे या तो अर्थ पे टकराएंगे, या अर्थ पे टकराने से कौन रोकेगा इसको, तो अर्थ पे टकराने से इसको रोक लेगा मून। जब मून पे टकराएंगे तो तुमने देखा होगा शाम के समय, रात के समय मून के ऊपर धब्बे नजर आते हैं। तो एक्चुअल में मून पे धब्बे नहीं है, एक्चुअल में मून के ऊपर वो क्रेटर हैं, खड्डे हैं, क्रेटर, जो किससे बने हैं, इन एस्टेरॉइड के टकराने से। क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर तो क्या मिलता है, एनवायरमेंट। तो जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। तुम्हें लगता है टूटता हुआ तारा है, ठीक है, सब कुछ खत्म, थोड़ा बहुत हिस्सा कहीं कहीं पहुंच पाता है। 70% पानी है तो जहां मैक्सिमम पानी में गिर जाता है। अब मैंने कहा कि अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ और मून पे गिर गया, तो मून पे तो एनवायरमेंट है ही नहीं, तो सीधा खड्डा बना देगा, ठीक है। हमारा चंद्रयान 2 भी या 3 भी देखा होगा, एक क्रेटर के अंदर ही लैंड होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो एस्टेरॉइड होते हैं बेसिकली कहां पाए जाते हैं, इस एस्टेरॉइड बेल्ट में। और ये ऐसे मूवमेंट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। सोचो हमारी अर्थ भी नहीं है तो आगे वाले के टकरा जाएगा, वो भी नहीं तो आगे वाले के, वो भी नहीं है तो
सन पे चला जाएगा। सेम इधर होता होगा, या तो इधर टकरा जाएगा, या मान लो यहां से निकला मार्स और इसके बीच में था, या तो इधर टकरा जाएगा, ये एस्टेरॉइड बेल्ट दिखा रखी देखो है ना, या तो इधर टकराएगा, या इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, या इधर टकराएगा, या इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कहीं ना कहीं मूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, जब ये यहां होता है तो एस्टेरॉइड होता है, जब इधर चलना शुरू कर देता है तो मीटियोराइट हो जाता है, जब ये हमारे सरफेस में पहुंच जाता है, एनवायरमेंट में एंट्री कर जाता है तो मीटियोर कह देते हैं उसको। ठीक है, इन कुछ बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये क्या था, साइके 16 एक एस्टेरॉइड ही था। और अभी हमने इनके एस्टेरॉइड से भी दूर एक मिशन भेजा था, याद होगा आपको, ICY जूस मिशन, जो कब भेजा गया था, 2023। कब पहुंचेगा, 2031। कितने साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, 3 साल वहां रहेगा। वो लाइफ की पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं किसके ऊपर, इस जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर, जैसे गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, जो 3 सबसे बड़ी सैटेलाइट है उनके ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है। तो प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है, कहां पर मिलता है, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलता है। ठीक है, ये रहा जुपिटर, ये आपका सैटर्न है। ठीक है, अच्छा, कई बार ये पूछ लेता है कि कौन कौन से प्लेनेट ऐसे हैं जो हम अपने नेक्ड आई से यानी नंगी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के। तो याद रखना, वी कैन सी या वी ह्यूमंस कैन सी, कहां तक देख सकते हैं, टू सैटर्न, हम शनि तक देख सकते हैं, शनि से आगे हमें नहीं दिखता है। तो हम कितने प्लेनेट देख सकते हैं, तो याद रखना कितने प्लेनेट देखेंगे। देखो, पहला कौन सा, मरकरी 1, वीनस 2, अर्थ 3, मार्स 4, जुपिटर 5, सैटर्न 6। क्या हम 6 देख पाएंगे क्या, नहीं। याद रखना ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट टाइम एक बार किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जिसका आंसर क्या होगा, 5। क्योंकि हम अर्थ पे खड़े होकर अर्थ को थोड़ी ना देख सकते हैं। तो कई बार पूछ लेता है कि हाउ मेनी प्लैनेट्स कैन बी सीन बाय द ह्यूमन विद द नेक्ड आई, तो कितने प्लैनेट्स देखे जा सकते हैं, 5। कहां तक, जुपिटर सैटर्न तक, लेकिन उसमें अर्थ को काउंट नहीं करना क्योंकि तुम उस पर खड़े हो। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो प्लीज इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इंडिया इंडोनेशिया एग्री टू एनहांस डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। देखो, इंडिया और इंडोनेशिया ने अपने अपने यहाँ पर डिफेंस कोलैबोरेशन को एनहांस करने की बात कर दी है। जैसे उनके डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामने और इस सेक्रेटरी जनरल इंडोनेशिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एयर मार्शल डोनी एरमावन, ये दोनों इंडिया में आए थे। देखो, ये कह रहे ये हमारे गिरिधर अरामने, और वहां का कौन है, तो आपके डोनी एरमावन। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर ये डिफेंस एग्रीमेंट को किया है। किस किस के साथ, तो हमारे यहाँ पर LNT आपने सुना होगा, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, और वहां पे इंडोनेशियन कंपनीज के साथ। ठीक है, अब देखो, इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस काफी पुराने हैं। आपको ये न्यूज तो पढ़ ली, लेकिन आपको इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर मैं इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशंस की बात करता हूं, तो सबसे पहले रिलेशन बनने स्टार्ट हुए थे 1951 में। ठीक है, क्योंकि 1947 में तो हम बने ही थे, हम मतलब इंडिपेंडेंट हुए थे। ट्रेड रिलेशन कब बनता है, 1978 में। अगर उसके बाद पूछे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब से बनती है दोनों के बीच में, 2018 में। अगर पूछे इंडो इंडोनेशिया ज्वाइंट कमेटी कब बनती है, तो याद रखना 2003 में। अगर आपसे पूछे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कब हुआ, कि टैक्स ज्यादा ना लगाया जाए ताकि चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो सके, इकोनॉमी बूस्ट कर सके, तो वो कब हुआ, 2012 के अंदर। अगर पूछे एक्सरसाइज कौन सी होती है, तो देखो, गरुड़ शक्ति कैसी है, मिलिट्री एक्सरसाइज। आपसे पूछ लेगा गरुड़ शक्ति इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो इंडोनेशिया आंसर हो जाएगा। या पूछ लेगा समुद्र शक्ति क्या है, तो ये कैसी है, नेवल एक्सरसाइज। किस किस के बीच में है, तो ये आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, इज इट चलो मैं नहीं बताऊंगा ना, आप बताना। 2 है, उनमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, कौन सा है मुझे ढूंढ के बताना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। इंडिया प्रेस फ्रीडम स्कोर फेल ओवर द लास्ट ईयर। देखो, आपको पता है कि प्रेस फ्रीडम शायद मैंने कल भी बताया था, प्रेस फ्रीडम डे भी था। आर्टिकल कौन सा है, 19 है ना, प्रेस फ्रीडम का आर्टिकल 19, राइट टू स्पीच एंड, या फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कब इंप्लीमेंट किया गया था, 1950 में एक केस हुआ था, याद रखना, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ द मद्रास। इस केस के बाद कहा गया था कि जो आपकी प्रेस है ना, वो आर्टिकल 19 के अंडर आएगी। ठीक है, अब समझना ये क्या करता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, तो ये बताती है कि भारत में
प्रेस जो है ना, जो न्यूज़पेपर्स हैं वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या वो यहाँ के लोगों की आवाज उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। लोग भारत के मीडिया के बारे में आप लोग जानते हो, तो भारत का मीडिया पहले भी इतना अच्छा नहीं था, अभी भी नहीं है, रैंक गिरती जा रही है, लेकिन पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस बार 2 पॉइंट ऊपर है। लास्ट ईयर हमारी 2023 के अंदर रैंक कितनी थी, 161 आउट ऑफ 180। इस बार हम थोड़ा सा ऊपर बढ़े हैं, 159 है ना। इन्होंने भी क्या किया है, हमारी इंडियन मीडिया ने थोड़ा सा मॉक देने शुरू किए हैं। जैसा आप लोग यहाँ पर मॉक देने आते हो ना, और मॉक के बाद आपके नंबर एनहांस होने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं, सेम ऐसे इन्होंने भी क्या किया है, मॉक देने शुरू किए हैं ना। तुमने देखा होगा कुछ कुछ जो न्यूज चैनल्स है वो थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, देखो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अच्छे होनी चाहिए देश की मीडिया, लेकिन भारत में नहीं है, 0, ठीक है। लीगल कॉन्टेक्स्ट में अच्छी होनी चाहिए, 0। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अच्छी होनी चाहिए, 0, क्योंकि असली इकोनॉमिकल वैल्यूज तो न्यूज होती दिखाई नहीं जाती है, उसको किसी दूसरे एजेंडे से छुपा दिया जाता है। जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है इकोनॉमिकल, तो वो गलत है तो सामने जरूर रख देंगे, ठीक है तो गायब मिलेगी, आपको ढूंढोगे तो ही मिलेगी। अगर मोस्टली न्यूज तो ऐसी है, तुम ढूंढते हो तो पता चलती है, अदरवाइज पता ही नहीं चलती है, ठीक है। सोशियो कल्चर आप जानते हो, कल्चर इंडिया का सोसाइटी कैसे हो चुकी है, और सेफ्टी के मामले में तो आप जानते ही हो क्या है। और यही रीजन है कि जब इन सबको अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो रैंक तो पीछे जाएगी ही जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये कौन सा है, हमारी रैंक इस बार कितनी है, 159, 2 पॉइंट आगे आए हैं हम लोग, है ना, इंप्रूव किया है। अगर आपसे पूछे कौन इसको रिप्रेजेंट करता है, कौन रिपोर्ट बनाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ग्रुप बना हुआ है, इसी का दूसरा नाम है रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स। कहां पर है, तो एक एनजीओ है जो कि पेरिस में काम करता है, पेरिस, ठीक है। कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये रिलीज करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, याद रखना एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इन कुछ बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन से, तो आर्टिकल कौन सा है, 19, ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन उसकी 3 कंडीशन भी थी जो हमने कल डिस्कस कर ली थी। देखो ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो सबसे 161 पे लास्ट टाइम था इंडिया, इस बार कितने पे हो गया, 159 पे आ चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि श्रीलंका कहां पे है, तो 135 पे, भूटान कहां पे है, 90 पे, पाकिस्तान देखो हमसे कितना आगे है ना, कम से कम वहां की मीडिया अच्छी है, अफगानिस्तान इवन हमसे बेटर है, बांग्लादेश हमसे बुरा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस कंट्री को फर्स्ट रैंक मिली है ना, इज इट स्वीडन, इज इट डेनमार्क और इज इट नॉर्वे, है ना। Which of the following country achieved first rank in the World Press Freedom Index 2024? Option number A is Sweden, option number 2 is Denmark, option number 3 is Norway, option number 4 is Finland. आप बताना कौन सा राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। स्पाइस बोर्ड ऑर्डर्स ईटीओ। देखो आपने देखा होगा कि जो आपका अभी कल परसों मैंने आपको बताया था कि जो आपके एमडीएच मसाले थे और जो एवरेस्ट मसाले थे, उनके अंदर आपने देखा क्या कि उनके अंदर कुछ केमिकल्स थे जो कैंसर क्रिएट कर रहे थे, कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट थे, ठीक है, जिनकी वजह से वहां पर उनको बैन कर दिया गया था, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि हुआ क्या, तो ये हुआ है कि वहां पर स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ना, ये देखो सभी स्पाइसेस को कंट्रोल करने का एक स्पाइस बोर्ड है जो 1987 में बना होता है और 1986 में इसका एक्ट आया होता है, ये उस दिन मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे बना है, तो मुझे कमेंट करके बताना इसका हेडक्वार्टर कहां पे बना है, उस दिन मैंने बताया भी था, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्पाइस बोर्ड इंडिया सिचुएटेड या लोकेटेड, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसने क्या कहा है, तो इसने कहा कि इन सारे प्रोडक्ट जो थे ना, जो सिंगापुर और हांगकांग गए थे, इनकी क्या करो, जांच करो। तो ये मुद्दा मैं कह सकता हूं बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर बना था जो आपकी हल्दी होती है ना, उसका बोर्ड बनाया गया था, कार्डामोन बोर्ड बना हुआ है, हर मसालों का बोर्ड बना हुआ है। और मैंने उस दिन समझाया था यूरोपियंस के भारत में आने का रीजन भी मसाले थे, भारत की गुलामी का रीजन भी सबसे बड़ा मसाले थे, ठीक है। अगर मसाले वहां पर ना भेजते, उनको लत ना लगाते, तो वो कभी इंडिया को नहीं ढूंढते और कभी भी भारत किसी भी उसका गुलाम नहीं होता, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, ये हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं। सी राजा मोहन राइट्स बियॉन्ड द मैनिफेस्टो टेक्नोलॉजी चैलेंजेस फॉर द इंडियाज नेक्स्ट गवर्नमेंट। देखो इंडिया की नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है, ठीक है। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, इलेक्शन चल रहा है, सेकंड फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। टोटल 7 फेज में होने हैं।
अब मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? तो याद रखना टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी सरकार के हाथ में है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि इंडिया के अंदर ध्यान रखना, इंडिया अगर पूरी दुनिया की बात करूं तो वर्ल्ड के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसका 67% किसका यूज कर रहा है? मोबाइल का। यानी कि सीधा सीधा किसका यूज कर रहा है? टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है वो। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 1.1 बिलियन जो इंडियंस है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो आप जो उनके सामने पहुंचा दोगे वही आपका क्या हो गया आज के दिन? कंपेनिंग का जरिया हो चुका है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे नेक्स्ट इलेक्शन में भी और उसके बाद हमारे इंडिया के फ्यूचर में भी। क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो मैक्सिमम किस पे डिपेंड है? इंटरनेट की दुनिया के ऊपर, यानी कि टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो इंडिया दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? मोबाइल हैंडसेट का। सबसे ज्यादा मोबाइल दुनिया में इंडिया में बनते हैं, दूसरे नंबर पे। अगर मैं बात करता हूं, आरबीआई ने क्या कहा 2023 में कि पूरे जून के महीने में, जून की बात कर रहा हूं मैं, 2023 में एक महीने में 2.4 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर जो होते हैं उतने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ होता है। तो सोचो कितने लोग जो हैं वो इस मिशन पे आ चुके हैं, डिजिटल इस मिशन है ना, डिजिटल इंडिया मिशन, उसके ऊपर कितने लोग आ चुके हैं। चाहे उन लोगों को कुछ नहीं पता हो, 2000 के नोट को ये नहीं पढ़ सकते कि इस पे लिखा क्या है, लेकिन वो यूपीआई चलाना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने अच्छे काम भी किए हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बुरी भी है। बुरी कैसे है, अच्छी कैसे है? तो एक एग्जांपल आप हमेशा पढ़ते हो, एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छे भी यूज हैं, बुरे भी यूज हैं। डीप फेक वीडियोस भी बनती है, अच्छी वीडियोस भी बनती हैं और उससे लोग अच्छी अर्निंग भी करते हैं, अच्छा उसका बेनिफिट भी हर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, वही सब इस पैसेज में डिस्कस किया हुआ था न्यूज के अंदर। जैसे स्पेस स्टेशन, हम क्या कर रहे हैं? स्पेस स्टेशन बना लेंगे इंडिया, कब तक? 2025 तक बना लेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? तो याद रखना मेड इन चाइना प्लान। चाइना का प्लान है 2025 तक हर प्रोडक्ट कहां पर बने? मेड इन चाइना। हमने भी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चला रखा है। मुझे कमेंट करके बताना कि मेक इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया था। व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया? ठीक है, इनिशिएटिव स्टार्टेड इन इंडिया जो भी है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर मिशन 2021। देखो सेमीकंडक्टर के लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है चाइना पे, हमें डिपेंड होना पड़ता है ताइवान पे। अगर आप देखोगे कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर देखना सेमीकंडक्टर लगी होगी, चिप। बिना सेमीकंडक्टर के ये घड़ी, बिना सेमीकंडक्टर के ये मोबाइल कुछ काम के नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए अगर हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं तो गलत बात है। कल को देना बंद कर देगा तो हमें घुटने टेकने पड़ जाएंगे, मजबूर होना पड़ जाएगा कि नहीं तुम ही सही हो। तो हम भी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाए, किससे? इनकी डिपेंडेंसी से। तो हमने एक मिशन स्टार्ट किया था 2021 में, सेमीकंडक्टर मिशन, और इसके लिए हमने यूएसए के साथ डील भी की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसके पास है? तो चाइना के पास। और कल परसों मूक में भी क्वेश्चन था कि एमएसपी एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 14 कंट्री हैं जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था। उसमें चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए हमने ये सब किया होता है। ठीक है, उसके बाद है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन भी स्टार्ट हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, जिसमें हम एआई को और ज्यादा इंप्रूव कर रहे थे। उसमें हमने एआई के अंदर 10,300 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। कल परसों बिल गेट्स आए थे, फिर यहाँ पर मोदी जी से बात कर रहे थे, मोदी जी उसको समझा रहे थे कि देखो फोटो कैसे एडिट होती है ना। हालांकि वो भी माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, वो बात की बात है। तो उस समय भी आपने देखा होगा एआई की डेफिनेशन दी गई थी, है ना, एआई जो भी था। ठीक है, तो ये भी बढ़ता हुआ सेक्टर है। क्या ये सारे सेक्टर विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट इंटरनेट के पॉसिबल है क्या? नहीं है, बस वही सब बातें इसमें लिखी हुई है। जैसे मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, एक प्रोजेक्ट है हमारा माहिर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? वाज स्टार्टेड इन 2023। किसके बात के लिए है? जो आपकी एनर्जी है ना, उस एनर्जी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए है। और एक बात बताओ, एनर्जी इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहते हो तो क्या कोयला पेट्रोलियम को बूस्ट करना चाहते हो, या फिर सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन पावर, इथेनॉल पावर, इनको? तो इन सबको, मतलब ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने का प्रोजेक्ट है जो हमने 2023 में स्टार्ट किया था। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, नाम क्या है इसका? माहिर। ठीक है, याद रह जाएगा, MAHIR। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि विदाउट इंटरनेट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो,
elected women representatives of the Panchayati Raj institutions to participate in CPD 57 side event localizing the SDGs women in local governance in India lead the way on 3rd of the May 2024 at the United Nations headquarter New York। देखो यूनाइटेड नेशन कब बना होता है 24th of the October 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो याद रखना न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहीं पर क्या हुआ है, न्यूयॉर्क के अंदर एक प्रोग्राम किया गया जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो वुमेन्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब समझना पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ग्राम पंचायतें जो थी ना उनको क्या दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले ग्राम पंचायत कब बनी थी तो याद रखना इसके हालात क्या है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, है ना, न्यूज में क्या बता रहा है। अगर आपसे कहे सबसे पहले पंचायती राज यानी कि पंचायत कहां पर बनी थी तो भारत में सबसे पहले ग्राम पंचायत बनी थी, याद रखना, बगदरी विलेज, एक गांव है बगदरी जो कि कहां पे है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और नागौर कहां पे है तो आपको पता है कहां पे, राजस्थान के अंदर। वहां पर एक बगदरी गांव में पहली ग्राम पंचायत बनी थी। कब बनी थी, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या होती है, गांधी जयंती। और याद रखना ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ये किसका सपना था, गांधी जी का सपना था, गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। आर्टिकल कौन सा है इसका, डीपीएसपी का, तो आर्टिकल डीपीएसपी का है आर्टिकल नंबर 40। और डीपीएसपी का में जो चीजें लिखी होती हैं वो स्टेट फॉलो करे तो करे, ना करे तो ना करे, हमने कई बार पढ़ा है। अब मैंने आपसे कहा कि क्या हर स्टेट में ग्राम पंचायत है क्या, तो नहीं है। 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें ग्राम पंचायत है ही नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन से 3 स्टेट हैं, ठीक है। अब समझना कि ये बन गया लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला तो याद रखना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992। इसके बाद ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, आर्टिकल मिला, आर्टिकल 243 के ए से लेकर आर्टिकल 243 के ओ तक इसमें डाले गए, ठीक है, कि सरपंच की एज क्या होगी, कितने काम होते हैं, तो ग्राम पंचायत के काम होते हैं 29 काम होते हैं, ध्यान रखना 29 वर्किंग होती है इनकी। तो ये सब बातें उसमें लिखती गई, तो इसको मिल गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, एक आर्टिकल मिल गया। अब ये इसको क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। अब लेकिन इसके अंदर कहा गया कि वुमेन पार्टिसिपेट करने गई न्यूयॉर्क में, लेकिन क्या ही फायदा न्यूयॉर्क में जाकर जब तुमने देखा कि भारत में हालात क्या चल रहे हैं। भारत में ये हालात चल रहे हैं एट प्रेजेंट, देखो ए सेटबैक टू द ग्रास रूट गवर्नेंस। देखो विद इन द लास्ट ईयर्स बजट, लास्ट ईयर क्या था 7000 करोड़ रुपीस का बजट था, उसको काटकर 96 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। देयर इज क्वेश्चन मार्क ऑन द फ्यूचर ऑफ द पंचायती राज मिनिस्ट्री कि कैसे काम करेगी ये सरपंच बैठा, कैसे ये न्याय कर पाएगा यहाँ पर, क्योंकि तुम इस मिनिस्ट्री में पैसा ही नहीं देना चाहते, ठीक है। 1992 73rd अमेंडमेंट, ये सब वही बातें लिखी है, विलेज होगा, ब्लॉक होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। जिस जगह पर जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है ना 20 लाख से कम होगी वहां पर ब्लॉक नहीं होगा, सीधा विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, तो 2 लेयर में होगा। और जहां पर 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर 3 टायर सिस्टम होता है, इसे 3 टायर सिस्टम कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एलएम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1986 में ये सब डाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले ग्राम पंचायत कहां पर बनी थी तो मैंने बताया था बगदरी में। किसकी रिकमेंडेशन पर, तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बनी होती है। कौन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस को ध्यान रखना, समझ गए। उसके बाद चलते नेक्स्ट, जब फंडिंग ही नहीं है, जब रिसर्च ही नहीं है, सेमिनार्स नहीं लगाए जा रहे, तो पंचायतों का डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, ठीक है। ये सरकार को सोचना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नर बैन्स एंट्री ऑफ द पुलिस। देखो वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने क्या किया, पुलिस की एंट्री को बैन कर दिया। कहां पर, राजभवन के अंदर। क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या गवर्नर है वो ऐसा कर सकता है क्या, गवर्नर कौन होता है। देखो ध्यान से समझना, पहले बेसिक समझना इसके। गवर्नर का मतलब सिंपल वो होता है जैसे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट होता है ना, ठीक है, ऐसे ही स्टेट में गवर्नर होता है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो हर जगह नहीं जा सकता, और जब वो हर जगह नहीं जा सकता तो अपनी फोटो को भी बैठा देता है, कहने का मतलब समझने की कोशिश करना। अब वही उसको रिप्रेजेंट करते हुए रूल कर रहा है स्टेट के अंदर, ठीक है। अगर वहां पर
अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो वो हर 15 डेज में एक रिपोर्ट लिखता है। अगर उस रिपोर्ट में लिख दे कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं चल रहा, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जा रहे, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उसको वहां से रिपोर्ट लिख कर देगा प्रेसिडेंट, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन होती है। तो गवर्नर होता कौन है बेसिकली, तो देखो कोई भी बन सकता है, कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो 35 ईयर एज होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूं तो हमारे जो गवर्नर है उस गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखना आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक किसकी बात करता है, गवर्नर की। ठीक है, याद रखना ऐसा पहली बार हुआ था जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, इसमें कह दिया गया था कि कोई भी एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है। ठीक है, अभी भी तुम देखोगे तो बहुत सारे गवर्नर ऐसे हैं जो एक से ज्यादा स्टेट के गवर्नर हैं। कब कहा गया था, 7th अमेंडमेंट 1956 के अंदर कहा गया था। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं गवर्नर की ओथ किस बात की लेता है, तो आर्टिकल 159 किस बात की ओथ लेता है, तो ये इसी बात की ओथ लेता है जो सेम प्रेसिडेंट लेता है, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, लेकिन याद रखना इसकी अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए था। ऐसा एम पूंछी है ना, एक पर्सन थे एम पूंछी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई जब गवर्नर की जब वो होगी ना अपॉइंटमेंट तो कॉलेजियम होना चाहिए, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अच्छा इसको टेन्योर कितना होता है गवर्नर का, फिर तो देखो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसका टेन्योर जो है ना वो जनरली तो 5 साल होता है, लेकिन इसके पास एक चीज हो रहा है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब आप सिंपल ध्यान रखना, जो आपका वो होता है गवर्नर, ही वर्क्स फॉर द 5 years ऑफ द टेन्योर और वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब क्या है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो बन सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि गलत बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते। आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर किसी प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार बैठा है। प्लेजर का मतलब जब तक वो चाह रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार बैठा हुआ है। ठीक है, मान लो अभी द्रौपदी मुर्मू है, अगली बार भी द्रौपदी मुर्मू ही बन जाए, और तो वो क्या करेंगी, वो सारे गवर्नर को सेम रख लेगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट बदल गया तो अपने गवर्नर को इधर उधर शिफ्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको हटाने के लिए कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल रीजन सॉरी नहीं होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, गवर्नर की। याद रखना गवर्नर के पास सारी पावर होती है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है आर्टिकल 72 जिसमें पार्डनिंग पावर होती है। गवर्नर का कौन सा आर्टिकल होता है, 161 जिसमें पार्डनिंग पावर है। बस ये कंप्लीट माफ नहीं कर सकता, वो कंप्लीट पार्डन कर सकता है प्रेसिडेंट। ये आपकी सजा को रिड्यूस कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है, पोस्टपोन कर देगा, ये सब कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये कोई भी बिल आता है लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में, बाद में जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो कानून बन गया, एक्ट बन गया। सेम सेंटर स्टेट में होता है, या तो विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है, स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या पहले उसमें लास्ट में गवर्नर ने चाहा साइन किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो एक्ट नहीं बनेगा, लेकिन वो एक बार वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा उसको वापस नहीं भेज सकता। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर होती है, इसके पास वीटो पावर नहीं होती है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक आपको 2-4 बातें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं आपसे कहूं कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हमारे उसको ले रखा है गवर्नर की पोस्ट को, तो याद रखना देखो, एक है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है यूएसए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के अंदर आप देखोगे जो गवर्नर होते हैं ना, उन गवर्नर के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, वो कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट नहीं होते। लेकिन कनाडा में क्या होता है कि सेम हमारे वाला प्रोसीजर चलता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो इंडिया में कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और यूएसए से हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। जैसे कई बार पूछ लेता है ना कि मान लो फंडामेंटल राइट कहां से लिए, तो आप कह देते हो सर यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। मैंने कह दिया कि इमरजेंसी कहां से ली, जर्मनी से ली। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली, तो आप कह देते हो सर रशिया से ली। ठीक है, आपसे पूछेगा डीपीएसपी कहां से लिया, तो डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी कहां से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से लिया गया है। आपसे पूछ लेता है कि सिटीजनशिप कहां से ली गई है, तो सिटीजनशिप कहां से ली गई है, तो इंग्लिश या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछ लेता है। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास हुई थी या होगी
उसके अंदर आपको ये पढ़ने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कोई बिल ऐसा है कि प्रेसिडेंट गवर्नर के पास आया, गवर्नर को समझ नहीं आ रहा कि वो किसको क्या करे, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है आर्टिकल 143 में कि वो उससे सीजीआई से डिस्कस कर सकता है, लेकिन गवर्नर डिस्कस नहीं कर सकता। गवर्नर उसको सीधा प्रेसिडेंट को भेज देता है कि मेरे समझ में नहीं है, तुम बताओ पास करना है कि नहीं करना, तुम कर दो। वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 200 है, ठीक है। और याद रखना एक आर्टिकल ध्यान रखना कौन सा है? 361। आर्टिकल 361 क्या करता है? इम्यूनिटी देता है किसको? गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, इनको, कि आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई केस होता है तो क्रिमिनल केस में तो आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते, और अगर कोई सिविल केस है तो आपको 2 मंथ पहले आपको उसे बताना होगा कि ये केस है, ऐसा ऐसा है। बात समझ में आ रही है? ये उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। किससे? इन सब केसेस वगैरह से। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मेघालय जीएसआई अनर्थ। देखो जीएसआई क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना होता है? 1861 में। क्या काम करता है? तो ये जो हमारी जो डिगिंग वगैरह करके जो हमारे फॉसिल्स निकलते हैं इन सबको अनर्थ करने का काम करता है, ठीक है। तो इसने अभी क्या किया, बताया कि 35 से 40 मिलियन ईयर पहले का क्या मिला है? टोलगेरे मिला है साउथ गारो हिल्स ऑफ द मेघालय, मेघालय के गारो हिल्स में। याद रखना मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां हैं, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी और एक का नाम है जयंती। और अगर गारो, खासी, जयंती की बात करूं तो इनके बीच में एक गांव है, कौन सा? मोसिनराम। इस मोसिनराम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड्स मोस्टली रेनी एरिया, ठीक है, मोस्ट रेनी एरिया है ना, तो वो कौन सा है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेन कहां पर होती है? तो मोसिनराम। मोसिनराम कहां पे है? मेघालय के अंदर ही है। पहले ये किसके पास था ये टाइटल? तो ये किसके पास था? चेरापूंजी, है ना। अब ये इसके पास आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एनजीटी टू क्रिकेट बॉडीज। देखो आपने देखा होगा बेंगलोर के अंदर पानी कितना कम चल रहा है ना, पानी की इतनी किल्लत हो रही है कि लोगों के पास पानी है ही नहीं पीने को। अब क्या हुआ, कल परसों एक आदमी गाड़ी धो रहा था, उसको फाइन लगा दिया 25 लाख रुपए का। तो अभी सेम एक दूसरा डिपार्टमेंट है एनजीटी। व्हाट इज एनजीटी? तो याद रखना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या नाम है इसका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखो इसको ऐसे समझो, मैंने कहा कि आपसे किसी ने बदतमीजी की, आप चले गए सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जहां जाना था। अगर कोई एनवायरनमेंट के साथ बदतमीजी करे, अगर कोई पेड़ों के साथ बदतमीजी करे, अगर कोई नेचर के साथ बदतमीजी करे, तो हमने एक डिपार्टमेंट बनाया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब बनता है? तो 2010 में एक्ट आया था, 2011 में ये बन जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखना न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या काम करता है? तो क्या मैंने बताया कि ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इसने कहा है कि जो जितने क्रिकेट स्टेडियम होते हैं ना, न्यूज पे आ जाते हैं, जितने क्रिकेट स्टेडियम होते हैं, जैसे बीसीसीआई अभी क्या चल रहा है? आईपीएल चल रहा है। तो ये पिच को मेंटेन करने के लिए, ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए बहुत पानी वेस्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं। तो इनको भी कंट्रोल करना चाहिए कि जरूरी थोड़ी ना है खेलना, पानी जरूरी है, पानी बचाओ, जल है तो कल है। आपने देखा होगा ना जगह जगह लिखा रहता है जल है तो कल है, ठीक है। तो एनजीटी ने कहा है कि वाटर जो क्रिकेट बॉडीज है इनको भी रेगुलेट करना चाहिए। अगर इन्होंने पानी को वेस्ट किया तो दे कैन फेस एक्शन, ठीक है। या रेन वाटर फॉर ग्राउंड और फेस एक्शन, या तो रेन वाटर को यूज करो ग्राउंड्स के लिए, अगर तुमने नीचे से पानी निकाल कर यूज किया तो वो एक्शन के लिए तैयार रहो, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है? एनजीटी। एनजीटी ने क्या क्या किया? देखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, कौन करता है? एनजीटी करता है, ठीक है। वाटर एक्ट इसी के अंडर, या इससे पहले क्या आया था? वाटर एक्ट, जो अब एनजीटी के अंडर काम करता है, ठीक है। पानी कैसे बचाएं 1974, ठीक है। वाटर सेस एक्ट 1977, एयर एक्ट 1981, ठीक है। एयर पोल्यूशन का कंट्रोल करने के लिए, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, शायद मैं पढ़ा चुका हूं एक बार पहले ये। एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986, आप जानते हो, आर्टिकल 48 के में डाला हुआ है। पब्लिक लियाबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये सब किसके अंदर आती हैं? एनजीटी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मैक्सिको तामजा ब्लू होल। देखो मैक्सिको में एक नया लेक मिली है जिसका नाम क्या है? तामजा, है ना। उसके अंदर ब्लू होल इज द डीपेस्ट एवर डिस्कवर्ड, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है कि कितनी डीपेस्ट, कितनी डीप डेप्थ है उसकी? 1380 फीट, ठीक है।
याद रखना। और ये और भी गहरा हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ तक ऐसा पता चला है किस पेनिनसुला में है, तो याद रखना युकाटन पेनिनसुला की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो इधर लिखा हुआ है कि तामजा, क्या नाम है इसका, तामजा। आपसे पूछेगा रिसेंटली तामजा वाज सीन इन द न्यूज, ठीक है, व्हाट इज दिस, ठीक है। पूछेगा रिसेंटली डीपेस्ट होल ऑफ द अर्थ वाज सीन इन द न्यूज, क्या नाम है उसका, तो याद रखना तामजा, ठीक है। डीपेस्ट सी सिंक होल एवर फाउंड इज 1380 फीट डाउन एंड साइंटिस्ट स्टिल हैवंट हिट द बॉटम। अभी चल रहा है, कहां पर है तामजा ब्लू होल, तो याद रखना मैक्सिको के अंदर, ठीक है। अभी इसकी खुदाई या इसको चेक किया ही जा रहा है, ठीक है। अब समझ में आ रही है, मैक्सिको सिटी हो गया, ये आपका ग्वाटेमाला हो गया, ठीक है, होंडुरस हो गया, आपने नाम सुना होगा, एल सल्वाडोर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना हुआ है, पूरा का पूरा तामजा ब्लू होल बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आपसे अगर कुछ पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको नेक्स्ट टाइम पूछ भी सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।